अक्सर जब भी किसी देश के विकास या उसके नक्शे की बात होती है ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर कंक्रीट की चौड़ी सड़कें या फिर हाईवेज। बिल्कुल, रेलवे की पटरियां और बड़े बड़े ब्रिज। मतलब विकास का जो रास्ता है ना, वो हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ ही महसूस होता है। ये तो है। हाँ। हमारी सोच वहीं तक जाती है। हाँ, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में ना, हम एक बिल्कुल अलग तस्वीर देखने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए कि एक ऊंचे पहाड़ पर कोई बहुत ही दूर दराज का गांव बसा हुआ है अच्छा। और रात का वक्त है, और वहां किसी को एक बहुत ही गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। जो कि पहाड़ों में बहुत आम बात है। बिल्कुल। अब वहां से जो सबसे नजदीकी बड़ा अस्पताल है ना, वहां तक पहुंचने में ही उन घुमावदार और कच्चे रास्तों से करीब 15 घंटे लग जाते हैं। बाप रे, 15 घंटे तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये कोई कहानी नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो आज भी देश के कई हिस्सों में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये 15 घंटे का जानलेवा सफर सिर्फ 45 मिनट की एक छोटी सी उड़ान में बदल जाए? मतलब सीधा जमीन से आसमान में। वही तो। आज हमारे पास जो सोर्सेज और रिपोर्ट्स का स्टैक है ना, वो इसी जमीनी हकीकत को आसमान के रास्ते बदलने की बात कर रहा है। आज हम भारत के एविएशन सेक्टर के एक ऐसे मास्टर प्लान को डिकोड करने वाले हैं जो विकास के नक्शे को जमीन से उठाकर सीधे हवा में ले जा रहा है। और सच बताऊं तो ये विजन सिर्फ कुछ नए हवाई जहाज खरीदने या फिर दिल्ली मुंबई के बीच नई फ्लाइट शुरू करने तक सीमित नहीं है। हाँ, वो तो हम हमेशा ही देखते हैं। बिल्कुल। हम यहाँ इंडियन यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई 28,850 करोड़ रुपए की जो मॉडिफाइड उड़ान स्कीम है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उड़े देश का आम नागरिक, मतलब उड़ान। जी। उड़ान का ये नया चरण ना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी 10 साल का मास्टर प्लान है जो 2026 से लेकर 2036 तक लागू रहेगा। 10 साल का प्लान है? हाँ। और इसका जो सबसे मेन मोटिव है वो है देश के उन हिस्सों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना जिन्हें सरकारी दस्तावेजों में अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड कहा जाता है। अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड, मतलब जहां अभी तक कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल। ये वो इलाके हैं जो अब तक हवाई सफर की सुविधा से पूरी तरह से अछूते रहे हैं। चलिए फिर इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। 28,850 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत ही भारी भरकम रकम है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये महज एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट या कुछ पन्नों का कोई सरकारी ड्राफ्ट नहीं है। ये जो भौगोलिक दूरियां हैं ना, उनको बाईपास करने की और आम लोगों की जिंदगी की रफ्तार को पूरी तरह से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कोई एयरपोर्ट करीब से देखा तक नहीं है, उसके लिए उड़ान भरना अब कोई अकल्पनीय सपना नहीं रहेगा। ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है। देखिए, जब रिपोर्ट में अनसर्व्ड इलाकों का जिक्र आता है ना, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा जो फोकस है वो दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों पर बिल्कुल नहीं है। मतलब वो तो पहले से ही कनेक्टेड है। हाँ, इस मास्टर प्लान का पूरा ध्यान भारत के उस हिस्से पर है जो दुर्गम पहाड़ों में या दूर दराज के द्वीपों में बसता है, या फिर ऐसे छोटे कस्बों में जो अब तक ना मेन स्ट्रीम इकोनॉमी और तेज कनेक्टिविटी से एकदम कटे हुए थे। अच्छा, तो किसी भी नई जगह पर उड़ान भरने के लिए जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जमीन पर तो तैयारी करनी ही पड़ती है। हाँ, हवा में तो एयरपोर्ट नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता। तो अगर हम इस स्कीम के सबसे पहले और सबसे बड़े भौतिक पहलू की बात करें, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके बारे में हमारे सोर्सेज क्या बताते हैं? यहाँ जो डेटा सामने आया है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। सरकार का प्लान है कि आने वाले 8 सालों में 12,159 करोड़ रुपए खर्च करके 100 नए एयरपोर्ट्स विकसित किए जाएंगे। 1 मिनट, 100 नए एयरपोर्ट्स? जी हाँ, पूरे 100। अगर देखा जाए तो एक नया एयरपोर्ट बनाने में तो सालों लग जाते हैं। मतलब हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, फिर पर्यावरण विभाग से मंजूरी लेनी पड़ती है। और फिर कंस्ट्रक्शन का इतना लंबा काम। वही तो क्या ये 100 के 100 एयरपोर्ट्स बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब खाली जमीन खरीद कर बनाए जाएंगे? नहीं नहीं, यहीं पर इस मास्टर प्लान का जो सबसे इनोवेटिव पहलू है ना, वो सामने आता है। ये जो 100 एयरपोर्ट्स हैं, ये बिल्कुल नई जमीन पर नहीं बनने वाले। अच्छा, तो फिर कहाँ बनेंगे? सोर्सेस के मुताबिक सरकार का पूरा फोकस उन एयर स्ट्रिप्स या हवाई पट्टियों पर है जो पहले से मौजूद तो हैं पर फिलहाल किसी इस्तेमाल में नहीं है। मतलब जो पुरानी पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे ना, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने या फिर आजादी से पहले जो पुरानी रियासतें थीं, उन्होंने देश भर में कई छोटी हवाई पट्टियां बनवाई थीं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो वक्त के साथ वो वीरान हो गईं, वहां झाड़ियां उगाईं और वो एक तरह से घोस्ट एयर स्ट्रिप्स बन गई। घोस्ट एयर स्ट्रिप्स, ये तो बड़ा ही अजीब सा शब्द है। हाँ,
तो सरकार असल में उसी भूले बिसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके उसे पुनर्जीवित कर रही है। अरे वाह, ये तो संसाधनों का बहुत ही स्मार्ट और एकदम कुशल इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। मतलब जो जमीन पहले से अधिग्रहित है, बस उसकी मरम्मत करनी है, रनवे की मजबूती को जो आधुनिक विमान है उनके लायक बनाना है। हाँ, और मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाना है। तो तथ्य तो यही दर्शाते हैं कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। पर इसके अलावा मैंने सोर्सेज में एक और बहुत ही आधुनिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था, हेलीपैड्स और वाटर एरोड्रोम्स के बारे में। जी बिल्कुल। पहाड़ी और जो एकदम दूर दराज के आइलैंड वाले इलाके हैं ना, वहाँ लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड्स और वाटर एरोड्रोम्स बनाए जाएंगे। 200? हाँ, और इसके लिए अलग से 3,661 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वाटर एरोड्रोम्स, ये कॉन्सेप्ट ना अपने आप में काफी अनोखा लगता है। मतलब एक ऐसा ढांचा जहां हवाई जहाज सीधा समंदर या नदी के पानी पर लैंड कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप अंडमान या लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स को देखें या फिर उत्तर पूर्व के जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी ज्योग्राफी को देखें, वहां तो मीलों लंबा नया रनवे बनाने के लिए समतल जमीन ढूंढना ही लगभग असंभव है। वही तो, वहां ये वाटर एरोड्रोम्स ना एक गेम चेंजर साबित होते हैं। इसके लिए आपको भारी जमीन अधिग्रहण की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, पानी तो है ही वहाँ। बस एक फ्लोटिंग टर्मिनल चाहिए, मतलब पानी पर तैरता हुआ एक छोटा सा जेट्टी। हाँ। और पानी पर उतरने वाले एम्फीबियस एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं। ये तो उस इलाके की जो जटिल भौगोलिक स्थिति है ना, उसका एक बहुत ही सीधा और प्रभावी समाधान है। बिल्कुल। और इन सब भौतिक तैयारियों का जो अल्टीमेट टारगेट है वो है 120 नए डेस्टिनेशंस को एयर मैप पर लाना और करीब 4 करोड़ यात्रियों को हवाई सफर का अनुभव करवाना। 4 करोड़ नए यात्री! अगर इन सबको एक साथ रखकर देखा जाए ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान में नए नेशनल हाईवेज का पूरा एक जाल बिछाना। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब जमीन के ऊबड़ खाबड़ रास्तों और नदियों और ट्रैफिक को पूरी तरह से बाईपास करके सीधे एक हवाई रास्ता तैयार करना। लेकिन यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही तर्कसंगत और व्यावहारिक सवाल उठता है। बताइए। देखिए, जमीन पर हाईवे बनाना एक बात है, वहां ट्रक और गाड़ियां लोग खुद लेकर आ जाते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन एविएशन ना एक बहुत ही खर्चीला और जटिल बिजनेस है। सिर्फ एक पुरानी हवाई पट्टी को चमका देने से या पानी पर जेट्टी बना देने से लोग तो अचानक से उड़ने नहीं लगेंगे ना। बिल्कुल नहीं। इन दूर दराज के इलाकों में जहां शायद शुरुआती दौर में बहुत ही कम पैसेंजर्स हो, वहां कमर्शियल एयरलाइंस अपनी खाली फ्लाइट्स उड़ाने का इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लेंगी? मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी जानबूझकर अपना आर्थिक नुकसान क्यों सहेगी? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। और इसी सवाल का जो जवाब है ना, वो इस पूरी मॉडिफाइड उड़ान स्कीम की असली रीढ़ है। अच्छा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा है, लेकिन किसी भी नए रूट को लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए जो इकोनॉमिक मॉडल चाहिए वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल। और इसके लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ना, उसे वायबिलिटी गैप फंडिंग या वीजीएफ कहा जाता है। तो इस वीजीएफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई में जाकर आसान भाषा में समझते हैं। आखिर ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है? ठीक है। मान लीजिए एक एयरलाइन किसी छोटे पहाड़ी शहर से किसी बड़े शहर के लिए अपनी उड़ान शुरू करती है। अब एक फ्लाइट को ऑपरेट करने का एक फिक्स खर्च तो होता ही है। हाँ बिल्कुल। जिसमें एविएशन फ्यूल, पायलट और क्रू की सैलरी और उस एयरक्राफ्ट का लीज रेंट शामिल होता है, जो कि करोड़ों में होता है। बिल्कुल। मान लेते हैं कि ये खर्च बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार की शर्त यह है कि आम नागरिक इस सफर को आसानी से कर सके, इसलिए टिकट के जो दाम है ना, वो एक सीमा तक ही रखे जाएंगे। मतलब एयरलाइन अपनी मर्जी से बहुत महंगा टिकट नहीं बेच सकती। जी। अब शुरुआत में उस फ्लाइट में सिर्फ 15 या 20 पैसेंजर ही सफर कर रहे हैं, तो टिकट से होने वाली जो सीमित कमाई है और फ्लाइट को उड़ाने का जो भारी खर्च है, उसके बीच एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। हाँ, एक गैप पैदा हो जाता है। जी, एक गैप। और कोई भी प्राइवेट एयरलाइन अपनी जेब से इस नुकसान की भरपाई तो करने से रही। जाहिर सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं। वही तो यहीं पर सरकार दखल देती है। वो एयरलाइंस को इस गैप को भरने के लिए आर्थिक मदद देती है, ताकि वो जो नया रूट है वो चालू रहे और एयरलाइन को नुकसान भी ना हो। बिल्कुल। यहाँ आकर ये पूरा गणित ना सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। सोर्सेज के अनुसार अगले 10 सालों के लिए एयरलाइंस को इसी तरह का सपोर्ट देने के लिए 10,043 करोड़ रुपए का एक विशाल वीजीएफ बजट रखा गया है। 10,000 करोड़ से ज्यादा? हाँ, ताकि जो रूट शुरुआत में मुनाफा ना दे, उन्हें तुरंत बंद होने से बचाया जा सके।
और बात सिर्फ हवा में उड़ने की नहीं है। हाँ, जमीन का भी तो है। बिल्कुल। जो एयरपोर्ट्स या हेलीपोर्ट्स नए बन रहे हैं, उन्हें जमीन पर चालू रखने का भी तो खर्च होता है। मेंटेनेंस का खर्च। जी, सरकार ने इसके लिए ऑपरेशंस और मेंटेनेंस यानी ONM के लिए भी लिमिट्स तय कर दिए हैं। एयरपोर्ट्स के लिए सालाना 3.06 करोड़ रुपए और हेलीपोर्ट्स या वाटर एरोड्रोम्स के लिए 0.9 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा। अगर इन आंकड़ों का थोड़ा एनालिसिस करें तो एक एयरपोर्ट के लिए 3 करोड़ रुपए सालाना कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं लगती। ये खर्च असल में किन चीजों को कवर करेगा? एक छोटे शहर के एयरपोर्ट की कल्पना कीजिए। वहां दिन में शायद 1 या 2 ही छोटी फ्लाइट्स आनी हैं। हाँ, ज्यादा ट्रैफिक तो होगा नहीं। तो उस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस बल है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का स्टाफ है, फायर सेफ्टी का जो भारी भरकम इंतजाम होता है और पूरे टर्मिनल का बिजली का बिल। ओहो, ये सब मिलाकर तो काफी खर्च हो जाएगा। बिल्कुल। ये 3 करोड़ रुपए असल में उस मिनिमम खर्च को कवर करने के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है। अच्छा, मतलब बस वो चालू रहे। हाँ, इसके साथ ही इस रिपोर्ट में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का भी प्रमुखता से जिक्र किया गया है। वो कैसे? जो हमारी सरकारी एयरलाइन है अलायंस एयर, उसके फ्लीट में 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और 2 HAL डॉर्नियर एयरक्राफ्ट शामिल किए जा रहे हैं। ये तो एक बहुत ही अहम कदम है कि स्वदेशी तकनीक को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। पर ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स है, इनकी खासियत क्या है जो इन्हें ही इस खास स्कीम के लिए चुना गया? देखिए, डॉर्नियर ना असल में एक अनप्रेशराइज्ड ट्विन इंजन प्रोपेलर विमान होता है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत ही रफ और छोटी हवाई पट्टियों पर आसानी से उतर सकता है, जहां बड़े जेट विमान तो जाने की सोच भी नहीं सकते। मतलब ये उन्हीं घोस्ट एयर स्ट्रिप्स के लिए एकदम परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। और जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, वो अपनी मल्टीपर्पज क्षमता के कारण पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। इन सभी रणनीतियों का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो है एयर ट्रैवल को डेमोक्रेटाइज करना। मतलब उसे सिर्फ अमीरों की सुविधा से बाहर निकालकर आम लोगों की पहुंच तक ले जाना। अगर इस पूरे फंडिंग मॉडल को एक अलग नजरिए से देखा जाए ना, तो ये मुझे एक नए स्टार्टअप को मिलने वाली सीड फंडिंग जैसा लगता है। सीड फंडिंग? वो कैसे? मतलब जब कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो उसका विजन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन शुरुआती कस्टमर्स बहुत ही कम होते हैं। हाँ, मुनाफा तो होता ही नहीं है शुरुआत में। बिल्कुल। तब इन्वेस्टर्स उसे जिंदा रखने के लिए उसमें पैसा लगाते हैं ताकि वो अपना जो शुरुआती स्ट्रगल का पीरियड है ना, उसे पार कर सके और बाद में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बहुत सही तुलना की है आपने। यहाँ सरकार उसी इन्वेस्टर की भूमिका में है। हाँ, लेकिन ना मैं यहाँ थोड़ा सा पुश बैक देना चाहूंगी। बताइए, क्या डाउट है? ये स्टार्टअप्स वाली एनालॉजी तो ठीक है, पर कई स्टार्टअप्स सालों की फंडिंग के बाद भी तो फेल हो जाते हैं ना। ये तो है। 10,043 करोड़ रुपए का जो ये फंड है, वो सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या ये एक ऐसी बाल्टी में पानी डालने जैसा नहीं है जिसमें पहले से ही एक छेद है? छेद से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जब तक आप सब्सिडी दे रहे हैं तब तक तो वो फ्लाइट उड़ेगी, लेकिन जैसे ही 10 साल बाद ये सब्सिडी का पैसा खत्म होगा, क्या वो सभी रूट्स रातों रात बंद नहीं हो जाएंगे? जो आशंका आप यहाँ जता रही है ना, वो एविएशन सेक्टर की सबसे कड़वी और यथार्थवादी सच्चाई है। और हमारे सोर्सेज में जो इंडस्ट्री एनालिस्ट्स हैं, खासकर एविएशन एक्सपर्ट मार्क डी मार्टिन, उन्होंने ठीक इन्हीं खतरों की ओर इशारा किया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि कागजों पर जो बजट और गणित बहुत सीधा लगता है ना, ग्राउंड रियलिटी में वो कई मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से टकराकर पूरी तरह धराशायी हो सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? बिल्कुल। मार्टिन ने 2 सबसे बड़े और अनियंत्रित खतरों को हाईलाइट किया है। पहला, जेट फ्यूल की आसमान छूती और अनिश्चित कीमतें। और दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती हुई कीमत। ओहो, जेट फ्यूल और करेंसी एक्सचेंज रेट, ये दोनों ही चीजें तो ऐसी हैं जो किसी भी देश की सरकार के सीधे नियंत्रण में होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होती। ये तो ग्लोबल मार्केट्स तय करते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक एयरलाइन के कुल खर्च का लगभग 30 से 40% हिस्सा न सिर्फ ईंधन यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर खर्च होता है, ही करता है। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम अचानक से बढ़ जाएं, तो एयरलाइंस का पूरा बजट रातों रात बिगड़ जाता है। और ये तो आए दिन होता रहता है। वही तो। और दूसरी बात, एविएशन सेक्टर का ज्यादातर जो व्यापार है ना, वो डॉलर में होता है। अच्छा, जैसे कि एयरक्राफ्ट की लीज का पैसा। हाँ, लीज का पैसा, इंजन के स्पेयर पार्ट्स जो बाहर से आते हैं, यहाँ तक कि ईंधन का भुगतान भी, ये सब डॉलर में चुकाना पड़ता है।
तो इसका मतलब अगर डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर होता है तो बिना कोई नया खर्च बढ़ाए ही एयरलाइंस का खर्च अचानक 10 से 15% तक बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो इसका सीधा असर उस वायबिलिटी गैप फंडिंग पर पड़ेगा जो सरकार अगले 10 सालों के लिए दे रही है। वही तो सबसे बड़ा रिस्क है। सरकार में जो 10,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है वो वर्तमान अनुमानों पर आधारित है, मतलब आज के रेट के हिसाब से। जी, अगर कल को तेल के दाम दोगुने हो गए या डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया तो ये सब्सिडी का पैसा अनुमानित 10 सालों से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म होने लगेगा। तब तो ये प्लान बीच में ही अटक सकता है। और फिर बात आती है सस्टेनेबिलिटी यानी स्थायित्व की। एनालिस्ट का मानना है कि वीजीएफ एक तरह की बैसाखी है। असली चुनौती तो ये है कि क्या शुरुआती कुछ सालों में इन छोटे शहरों और कस्बों की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ पाएगी कि लोग बिना सरकारी मदद के अपनी पूरी टिकट का पैसा खुद दे सकें। मतलब क्या वहां सच में इतना बिजनेस या टूरिज्म जनरेट होगा जो इन फ्लाइट्स को बिना सब्सिडी के भी जिंदा रख सके? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे कितनी भी मजबूत लोकल प्लानिंग कर लें, ये पूरी की पूरी स्कीम एक बहुत ही नाजुक ग्लोबल धागे से बंधी हुई है। बिल्कुल। अगर दुनिया के किसी और कोने में कोई भी भू राजनीतिक तनाव होता है या क्रूड ऑयल की सप्लाई जरा सी भी रुकती है तो उसका सीधा असर भारत के किसी दूर दराज के पहाड़ी गांव की पहली हवाई उड़ान पर पड़ेगा। ये इस सेक्टर की फ्रेजिलिटी को दिखाता है कि कैसे एक छोटे से वाटर एरोड्रोम का जो भविष्य है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक उतार चढ़ाव पर पूरी तरह से निर्भर करता है। अगर इस पूरी चर्चा को सिंथेसाइज किया जाए ना, तो जो तस्वीर उभरती है वो एक बहुत ही बड़े और साहसिक विजन की है। करीब 29,000 करोड़ रुपए का ये 10 साला मास्टर प्लान भारतीय एविएशन की इतिहास का एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें तो कोई शक नहीं है। 100 नए एयरपोर्ट्स और 200 हेलीपैड्स या वाटर एरोड्रोम्स के जरिए जो एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसे एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप भी दिया गया है। जी। एयर कनेक्टिविटी को आम आदमी तक पहुंचाने का ये एक बेहतरीन मॉडल जरूर है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और एयरलाइंस जेट फ्यूल की अस्थिरता और करेंसी के झटकों को कैसे बर्दाश्त करते हैं। और क्या वो उस शुरुआती लो ट्रैफिक वाले दौर से सुरक्षित बाहर निकल पाते हैं या नहीं? बिल्कुल। तो इन सब बातों का कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकलता है? मतलब एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो इसका क्या महत्व है? देखिए, ये पूरी कवायद सिर्फ कुछ नई उड़ानों के शुरू होने या एयरलाइंस के मुनाफे तक सीमित नहीं है। हाँ, ये उन दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा की इकोनॉमी से जोड़ने का एक पुल बनने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। जैसा हमने चर्चा की शुरुआत में उस 15 घंटे के पहाड़ी सफर का जिक्र किया था ना, एक छोटा सा हेलीपैड किसी मेडिकल इमरजेंसी में सीधा जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कनेक्टिविटी ना छोटे बिजनेसेस को बड़े बाजारों तक पहुंचने का एक नया रास्ता दे सकती है। ये भारत के उस हिस्से को देश की तेज रफ्तार के साथ जोड़ने की एक पहल है जो अब तक सिर्फ भौगोलिक मुश्किलों की वजह से पीछे छूट गया था। हाँ, एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है ये। लेकिन हर विकास की अपनी कीमत होती है। वो तो है। हमने 29,000 करोड़ रुपए की बात की, इकोनॉमी और ग्लोबल रिस्क और जो मेडिकल फायदे हैं उनकी बहुत विस्तार से चर्चा की जी। पर इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले जरा एक पल रुक कर सोच कर देखिए। जब ये 200 नए हेलीपैड्स और वाटर एरोड्रोम्स उन शांत एकदम एकांत पहाड़ों और दूर दराज के द्वीपों तक पहुंचेंगे जहां अब तक इंसानी हलचल ना के बराबर थी, तो वहां के नाजुक पर्यावरण और जो लोकल कल्चर है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत ही गंभीर सोचने वाला विषय है। क्या कनेक्टिविटी के नाम पर हर अनजान और अछूती जगह का दुनिया के नक्शे पर इस तरह खुल जाना और वहां बड़े पैमाने पर टूरिज्म का पहुंचना क्या सिर्फ एक फायदा है? या फिर विकास की इस तेज रफ्तार में हम उन अनजान जगहों की जो असल खामोशी है, उनकी प्राकृतिक शुद्धता और उनकी खासियत हमेशा के लिए खो देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो आसमान में बन रहे इन नए रास्तों के शोर के बीच हमें खुद से जरूर पूछना होगा।